हाँ जी, तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री विद के लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलते हैं अपने न्यू वीडियो की ओर। तो आज हम बात करने वाले 11th केमिस्ट्री की चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के ऊपर। हमारा लेक्चर 1 हो गया था। आज हम बात करेंगे लेक्चर 2 के ऊपर, समझ रहे हो? हाँ, तो लेक्चर 2 में हम बात क्या करेंगे, पहले हमने बात की थी रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। उसमें हमने पहले पदार्थ की परिभाषा देखी, पदार्थ की भौतिक अवस्था के प्रकार देखे और रासायनिक अवस्था में प्रकार देखे कैसे बांटते हैं, समझ लो। और आज हम बात करेंगे रासायनिक संयोग के नियम। हाँ, रासायनिक संयोग के नियम तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग और मिलकर पढ़ेंगे। और वीडियो में जाने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी बोले कि भैया जी स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से आइए। हाँ, तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। रासायनिक संयोग के नियम लगाएंगे हेडिंग। और उसका जो पहला नियम है वो कौन सा है भैया? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ओके, तो इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। ठीक, कि सर जी हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता क्या है। ठीक, तो इसी में बात करेंगे। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और अच्छे से पढ़ेंगे और मन से पढ़ेंगे और टॉपिक को क्लियर करेंगे। हाँ जी, और पहला वीडियो कैसा था वो आप लोग कमेंट में बताओगे। और कोई भी डाउट हो तो अभी आप लोग कमेंट कर सकते हो कि भैया जी हमको ये समझ में नहीं आया, प्लीज बताइए हमको, तो उसे बताया जाएगा। हाँ जी, तो देखिए अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ठीक, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम मींस लॉ ऑफ कंजर्वेशन सर होता क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम का दूसरा नाम होता है द्रव्य अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक, तो भैया जी अगर हमको इस नियम को समझना है तो हमें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना होगा। क्या करना होगा? हमको दो अभिकारक चाहिए। कौन कौन से अभिकारक? जैसे हमने मान लो ए और बी अभिकारक ले लिया, समझ लो, ए और बी अभिकारक ले लिया। अब ये दो जब अभिकारक आपस में क्रिया करेंगे, समझ लो, तो ये क्या बनाएंगे? C+D बनाएंगे, समझ लो। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना होगा। क्या करना होगा? हमें दो अभिकारक चाहिए जो हमने ले लिया है ए और बी, और ये जो आपस में जब क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? C+D बनाएंगे। आपने यहाँ स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जो उल्टे हाथ की तरफ होता है वो भैया अभिकारक होता है, मीन्स रिएक्टेंट होता है, और जो सीधे हाथ की तरफ होता है वो प्रोडक्ट होता है, मतलब उत्पाद होता है। तो ये आपका उत्पाद है, ये आपका अभिकारक है। ठीक, तो हम बात कर रहे थे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक, तो इस नियम के लिए समझने के लिए हमें भैया एक छोटा सा और एक्सपेरिमेंट करना होगा। क्या करना होगा? हमें एक फ्लास्क चाहिए। हमें एक फ्लास्क चाहिए जो हमने ले लिया। अब इस फ्लास्क में हमको क्या करना है? एक टेस्ट ट्यूब को लटका देना है। और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमको बी को भर देना है। बी आपका इस टेस्ट ट्यूब के अंदर भरा हुआ है, और यहाँ पे जो जल भरा हुआ है यहाँ पे हमने ए को डाल दिया। समझ रहे हो? समझना बहुत ध्यान से एक्सपेरिमेंट। क्या हमने भैया जी एक फ्लास्क ले लिया, उसमें हमने एक टेस्ट ट्यूब को लटका दिया, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने बी को डाल दिया। ठीक, और ये जो हमारा जल भरा हुआ है, यहाँ पर जो द्रव भरा हुआ है, ये हमारा ए है। ठीक, तो ए यहाँ पर है, बी वहां पर है। ठीक, तो इतना तो आप लोग समझ चुके हो कि ए और बी के बीच अब क्रिया नहीं हो रही। ठीक, क्योंकि जब तक दो आदमी आपस में नहीं मिलते तब तक अब क्रिया नहीं होती। हम ही लोग हैं। ठीक,
अब हम खड़े हैं अकेले, तो अकेले में तो कुछ बात कर नहीं सकते, दूसरे से बात शेयर नहीं कर सकते। जब अपने पास कोई दूसरा नहीं होगा तब तक हम किसी से बात बच्चा नहीं कर सकते। वैसे ही अभिक्रिया में होता है, जब तक एक से अधिक लोग एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तब तक एक दूसरे से अभिक्रिया नहीं कर पाएंगे, और अगर एक से अधिक आदमी होंगे तो अभिक्रिया करेंगे तो एक नई चीज बनाएंगे। समझ रहे हो? तो बच्चा आप इधर देख रहे हो, ए हमारा यहाँ पर है, बी वहां पर है, ये एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं। समझ रहे हो? हाँ, एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं, और इसमें अगर मिल नहीं पा रहे हैं तो अभिक्रिया होगी नहीं, क्योंकि बी हमारा यहाँ है, ए हमारा यहाँ है, तो एक दूसरे से मिल पा रहे, नहीं मिल पा रहे तो मतलब सर जी अभिक्रिया नहीं होएगी। हाँ, तो इतना तो आपको पता चल गया कि सर जी इस विधि में जो आपने ये क्रिया कर रहे हो इसमें अभिक्रिया नहीं हो रही है। समझ रहे हो? अब अभिक्रिया नहीं हो रही है सर जी, चलिए कोई बात नहीं। फिर हमने क्या किया, इसी जो हमने ये पैटर्न अभी हल किया, इसको हमने वेट मशीन में इसका वजन पता किया, किसका वजन कितना है। तो जब इसको हमने वेट मशीन में तोला तो इसका हमें वजन 180 ग्राम प्राप्त हुआ। समझ लो, 180 ग्राम प्राप्त हुआ। ठीक, तो 180 ग्राम प्राप्त हुआ। अभी थोड़ा बाउंस मारेगा, अभी धीरे से बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक, थोड़ा रुकना। अभी एक एक्सपेरिमेंट और करेंगे हम लोग। एक फ्लास्क लेंगे, ठीक, और इसमें जल डाल दिया। बस इस बार क्या करेंगे हम लोग कि जो हमारी टेस्ट ट्यूब थी उसको हम उल्टा कर देंगे। समझ रहे हो? उसको हम उल्टा कर देंगे, तो जब उल्टा कर देंगे अपने टेस्ट ट्यूब को तो वो जल के पास पहुंच जाएगा, जल के अंदर टेस्ट ट्यूब चली जाएगी। जब हम टेस्ट ट्यूब को उल्टा लटका देंगे तो टेस्ट ट्यूब जल के अंदर चली जाएगी, और जल के अंदर हमारा क्या था आपने पहले देखा था, ए था कि नहीं। अब जब हमारा टेस्ट ट्यूब भी जल के अंदर डूब गया और टेस्ट ट्यूब के अंदर बी था, तो आप देख रहे हो कि ए और बी दोनों आपस में मिल पा रहे हैं, क्योंकि जब हमने टेस्ट ट्यूब को उल्टा लटका दिया तो ये जल में पहुंच गया। इसके अंदर जल भरा हुआ है तो ये जल के अंदर पहुंच गई टेस्ट ट्यूब। समझ लो, और जल के अंदर पहुंच गई तो आप देख रहे हो भैया जी कि जल के अंदर हमारे ए बैठे हैं और आप भी वहां पहुंच गए, तो ये एक दूसरे से मिल जाएंगे, बातचीत करेंगे और अभिक्रिया भी करेंगे। और ये जो दो जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे बच्चा, C+D बनाएंगे। कि अब देख रहे हो बी भी हमारा जल में पहुंच गया और ए तो हमारे जल में बैठा ही था। अब ये एक दूसरे के पास पहुंच गए तो एक दूसरे से अभिक्रिया करेंगे। जब इन दोनों ने अभिक्रिया करी तो इन्होंने क्या बनाया, C और D बनाया। समझ लो, फिर हमने सोचा कि भैया जी इसमें अभिक्रिया हो गई, जरा इसका हम वजन पता करते, इसका वजन कितना है। हाँ, तो वेट मशीन में हमने रखा तो इसका वजन भी हमें सेम 180 ग्राम ही प्राप्त हुआ। समझ लो, 180 ग्राम ही प्राप्त हुआ बच्चा। समझ लो कि इस वाले में हमारी अभिक्रिया नहीं हुई, तब हमने वेट मशीन में रख के पता किया, फिर भी हमें 180 ग्राम प्राप्त हुआ। और जब भैया इसमें अभिक्रिया हो रही है इसमें अभिक्रिया हो रही है, फिर भी हमने इसका वजन प्राप्त किया, इसका भी सेम 180 ग्राम प्राप्त हो रहा है। समझ लो, तो हमने इन दोनों एक्सपेरिमेंट में एक बात को समझ ली कि ना ही इस विधि में हमने द्रव्यमान को बना पाए, मतलब द्रव्यमान को ना ही खत्म कर पाए, हाँ, ना ही एक से अधिक बना पाए। मतलब द्रव्यमान, इन दोनों को जो भार हुआ, द्रव्यमान का मतलब भार बताया था कि नहीं आपको, कि जो भार है जैसा इनका जैसा है वैसा ही इनका है, ना ही हम द्रव्यमान को खत्म कर पाए और ना ही हमने द्रव्यमान को बना पाए। समझ लो, इनसे ज्यादा इनका हमका नहीं मिला है, दोनों का बिल्कुल सेम मिला है बच्चा। हाँ, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसमें हमने एक बात का संगठन मतलब समझ गए कि सर जी इसमें ना ही हम द्रव्यमान को बिल्कुल शून्य मतलब खत्म कर पाए, ना ही बना पाए। समझ रहे हो? तो इतना बिल्कुल दही दही हो गया है, क्लियर हो गया ना। तो अब ये बताने का हमारा मेन मुद्दा क्या था तो वो समझिए, क्योंकि परिभाषा हमने लगाया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक, तो अब हम लोग कॉपी में लिखेंगे और ये एक्सपेरिमेंट अभी धीरे से थोड़ा समझ में आएगा, अभी रुकना। ये बात भूलना नहीं है, ये स्ट्रक्चर आपको बनाना है। ठीक, और अभी देखना बहुत अच्छे से आएगा समझ में। ठीक, पहले डेफिनेशन लिखेंगे फिर समझेंगे, फिर तुमको ये बिल्कुल दही से दही हो जाएगा। हाँ जी, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है बच्चा। तो सबसे पहले लिखेंगे यह नियम लेवोसियर ने दिया था। यह नियम लेवोसियर ने दिया था। ठीक है, तथा इसका परीक्षण
इसका परीक्षण मतलब एक्सपेरिमेंट तथा इसका परीक्षण लेंडोल्ट ने किया था। समझ लो, लेंडोल्ट ने किया था कि भैया जी यह नियम लेवोसियर ने दिया था, ठीक, तथा इसका परीक्षण लेंडोल्ट ने किया था। समझ लो, इस नियम को लेवोसियर ने दिया था, ठीक, परंतु इसका जो मतलब वो नियम देकर बस चले गए थे, परंतु उन्हें बिल्कुल सिद्ध नहीं किया था कि यह ऐसे ही होता है, ठीक। फिर बाद में आए एक वैज्ञानिक लेंडोल्ट, इनके नियम को पढ़ा और उसे इन्होंने सिद्ध करके दिया, जैसे अभी हमने आपको सिद्ध कराया, ठीक। अभी देखना, इसका परीक्षण लेंडोल्ट ने किया था। अब मेन डिफिनीशन क्या होती है, लाइन को छोड़ेंगे, इतना हमने देखा कि इसको किसने दिया था और कैसे क्या हुआ। इस नियम को लेवोसियर ने दिया था तथा इसका परीक्षण लेंडोल्ट ने किया था, ठीक। अब बच्चे, इस नियम के अनुसार होता क्या है, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक समझ लो बच्चा कि इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद का द्रव्यमान सदैव नियत होता है। नियत का मतलब निश्चित होता है, सदैव नियत होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। तो बच्चा ध्यान से समझेंगे, हाँ, इस नियम के अनुसार मतलब द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे A प्लस बी इज गिविंग C प्लस डी, समझ रहे हो, इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया या कोई रासायनिक अभिक्रिया है में अभिकारक एवं उत्पाद का द्रव्यमान, अभिकारक भैया जी आपका ये होता है इस साइड का और उत्पाद इधर का होता है, ठीक। तो देखा हमने क्या कि इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ये कोई रासायनिक अभिक्रिया है, अभिकारक एवं उत्पाद का द्रव्यमान सदैव नियत होता। अभिकारक का द्रव्यमान हमने कितना पाया था, 180 ग्राम। जब ए और बी एक आपस में अभिक्रिया नहीं कर पा रहे थे तब हमने इनका वजन पता किया, तो हमको भैया जी 180 ग्राम प्राप्त हुआ। और जब भैया जी ए प्लस बी आपस में अभिक्रिया कर रहे थे और सी प्लस डी बनाया था तब हमने इनका वजन पता किया, फिर भी 180 ग्राम ही प्राप्त हुआ। क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि ये भैया द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि ये नियम क्या बोलता है, इस नियम के अनुसार, कौन से नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद का द्रव्यमान सदैव नियत होता है। मतलब जितना अभिकारक का द्रव्यमान होगा उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान होगा, बिल्कुल निश्चित सी बात है बच्चा। अब कैसे सर जी, हम तो नहीं मान रहे, इतने में थोड़ी नहीं हमको दही होगा, जरा बताइए फिर से। देखिए बच्चा, एक एग्जांपल और, जैसे आपका लिखा हुआ है 2 mg प्लस O2 इज गिविंग M0। तो ये देखो भैया, अगर द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहाँ लगता है, समझ लो, संतुलित रासायनिक समीकरण में लगता है। संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब क्या होता है, मतलब अभिकारक और उत्पाद बिल्कुल बराबर हो, जितने अभिकारक हों उतने ही उत्पाद हों। कि सर जी, जितने अभिकारक में तत्व हों उतने ही उत्पादों में हों। अभिकारक में आप देख रहे हो Mg मतलब मैग्नीशियम 1 है, उत्पाद में भी आपका मैग्नीशियम 1 है, परंतु ऑक्सीजन अभिकारक में 2 है, बट भैया जी उत्पाद में तो एक ही है। तो हमको पहले ये अभिक्रिया को संतुलित करना होगा, ऑक्सीजन 2 तो इधर हमने 2 लगा दिया, ठीक, इधर भी लगा दो, 2 Mg 2 मैग्नीशियम, 2 Mg 2 मैग्नीशियम, O2 2O, तो बराबर हो गया, अभिकारक एवं उत्पाद बराबर है। तभी देखो भैया, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का एक वो होता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम वही लगता है जहां संतुलित अभिक्रिया होती है, समझ लो, संतुलित रासायनिक समीकरण होता है वहीं आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगता है। अब बच्चा हम देखेंगे 2 mg, अब mg क्या है भैया जी, मैग्नीशियम।
आपको तक तो याद होने चाहिए। मैंने बोला था कल पहले लेक्चर में कि आपको 30 तक तो याद करना है। मैग्नीशियम किस नंबर में आता है आप देख सकते हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम। देख रहे हो कौन से नंबर में आया भैया जी, 12 नंबर में आया मैग्नीशियम। तो 12 दूनी 24, ठीक, जो 24 आ गया कि नहीं, इसका परमाणु भार 24 प्लस 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 8 परमाणु क्रमांक, 8 दूनी 16, एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का 16 गुणे 2 कर दो, इज गिविंग 2। एक mg का बच्चा जी कितना होता है भैया, 24 होता है, प्लस ऑक्सीजन एक ही है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है। अब 24 दुनाई 48 होता है, 48 प्लस 16 गुणे 2 है तो भैया 32 हो जाएगा, इज गिविंग 2। ब्रैकेट में जब इनका हम जोड़ेंगे 24, 36, 10, 40। ओके, ध्यान से देखेंगे बच्चा। और 8 2 10, 4 3 7 1 8 इज गिविंग 40 दुनाई 80। एनी डाउट्स और व्हाट? अब दही ना हुआ हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्लियर नहीं हो भैया? देख रहे हो आप, अभिकारक में कितना आया, द्रव्यमान 80, उत्पाद में कितना आया, 80 आया। क्यों आया? क्योंकि हमारा नियम बोलता है कि इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ये कोई अभिक्रिया है कि नहीं, रासायनिक अभिक्रिया, समझ रहे हो, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद का द्रव्यमान सदैव नियत होता है। जितना अभिकारक का द्रव्यमान होगा उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान अगर आ रहा है तो भैया द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अंतर्गत आएगा। हाँ जी, समझ रहे हो? अब तो हमें लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। हाँ, अगर मान लो आप असंतुलित रासायनिक समीकरण में अगर सोचो ये नियम लगा दे, 2mg हटा दो, 2 हटा दो, ये हटा दो, अगर अब लगाओ तो एक मैग्नीशियम में कितना होता है, 24 प्लस 2 ऑक्सीजन का 16 दुनाई 32 इज गिविंग, एक मैग्नीशियम 24 और एक ऑक्सीजन 16, इनको जोड़ दो, 24 2 26, ठीक, तो 56 आ जाएगा पूरा, इज गिविंग 24 36 10 40। देखो बराबर आ रहा, अभिकारक का 56 और उत्पाद का 40। तभी बोलता हूं मैं, हाँ तभी क्या बोलता हूं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम वहीं लगेगा जहां संतुलित रासायनिक समीकरण होगी। इसके जगह आप कोई भी और ले सकते हो, ये जरूरी नहीं कि आप इसी अभिक्रिया को लो। हाँ, जैसे ले लो, हाँ 2H2, जैसे H2O है, H2O इज गिविंग H2 प्लस O2, ठीक, तो 2H2O इज गिविंग H2 प्लस O2, 2H2। अब आप इधर 2 लगा दो, पहले संतुलित कर लो, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2O, ठीक, तो इस अभिक्रिया अब ये संतुलित है, अब इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगेगा भैया जी, समझ रहे हो? तो अब बिल्कुल दही हो गया कि नहीं? तो कमेंट में आपको क्या करना है पहले ही से जानते हो। अगर अब ये आपको क्लियर हो गया तो आपको क्या करना है, ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम को हमने डेफिनेशन लिखा है इसी को आप कमेंट में लिखोगे, समझ रहे हो? और अगर ये वीडियो बिल्कुल मक्खन हो गया तो कमेंट में मक्खन करना है आपको, है? तो अब हम आगे अपनी चर्चा बढ़ाते हैं। आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन बिल्कुल मक्खन और दही दही हो गया है, ठीक। अब बात करेंगे हम गुणित अनुपात का नियम, मींस लॉ ऑफ मल्टीप्लाई प्रिपरेशन। लॉ ऑफ मल्टीप्लाई प्रिपरेशन, गुणित अनुपात का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये। गुणित अनुपात का नियम इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग लॉ ऑफ मल्टीप्लाई प्रिपरेशन, समझ रहे हो? गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीप्लाई प्रिपरेशन। समझ रहे हो? अब हम आगे बात बढ़ाएंगे अपनी कि गुणित अनुपात का नियम भैया जी होता क्या है, ठीक। तो देखिए
यह नियम जो था आपके डाल्टन जी थे एक, बहुत बाखूबी से जानते होगे डाल्टन जी को। डाल्टन का परमाणुवाद लेसन 2 में आप पहला ही क्वेश्चन पढ़ोगे। तो अब हम जरा बढ़ते हैं, गुणित अनुपात का नियम क्या होता है। तो देखिए यह नियम डाल्टन ने दिया था, समझ लो, यह नियम डाल्टन ने दिया था। यह नियम डाल्टन ने दिया था, समझ लो। अब इसकी डिफिनेशन क्या होती है, देखो भैया, इस नियम के अनुसार लिख के चलना है आपको भी। हाँ, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में मिलकर के, जब दो तत्व आपस में मिलकर के एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, एक से यौगिक बनाते हैं, समझो कि सभी इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में मिल करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का द्रव्यमान, समझ लो, तो एक तत्व का द्रव्यमान, तो एक तत्व का द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से सहयोग करता है, दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है तथा एक दूसरे के सरल अनुपात में होते हैं, तथा एक दूसरे के सरल अनुपात में होते हैं, गुणित अनुपात का नियम कहलाता है। देखो बच्चा, क्या होता है कि सर गुणित अनुपात का नियम क्या होता है, तो यह नियम डाल्टन ने दिया था, समझ लो, यह नियम डाल्टन ने दिया था। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में मिलकर के, दो तत्व आपस में मिल करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। यौगिक आप लोगों ने पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर में कि जब दो या दो से अधिक तत्वों का रासायनिक संयोग होता है तो प्राप्त व्युत्पन्न ही यौगिक मीन्स कंपाउंड कहलाता है। तो इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में मिल करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब भार, तो एक तत्व का द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता तथा एक दूसरे के सरल अनुपात में होते हैं, वही भैया आपका गुणित अनुपात का नियम कहलाता है। परंतु कैसे क्वेश्चन उठता है, ठीक, तो देखिए क्वेश्चन बोला, देखो डिफिनेशन को बहुत ध्यान से देखना। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में मिल करके, दो तत्व मतलब कोई भी तत्व ले सकते हो, हमने मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लिया है, H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक, तो जब दो तत्व आपस में मिल करके, दो तत्व हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लिया, इन्होंने आपस में मिल करके एक से अधिक यौगिक बनाया। हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बोला ओए भैया सुनो, जल्दी से निकलो इधर से, और बच्चा एक एक यौगिक दोनों लोग बना के आओगे, नहीं तो बहुत पड़ेगे तुम्हें, समझ रहे हो। हाँ, दोनों लोग निकलो यहाँ से और दोनों लोग बनाओ यौगिक, हैं। तो हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बोला कि जल्दी से जाओ, निकलो यहाँ से और एक से अधिक यौगिक बना के आओ तुम लोग। हाँ, तो ये दोनों बेचारे रोते हुए गए कि भैया हमको चलो दोनों लोग यौगिक बनाते हैं। तो देखिए इन दोनों ने आपस में यौगिक बनाया, क्या बनाया, H2O और H2O2। हाँ जी, तो जो जो तत्व लेना उसी को होना चाहिए। H और O लिया, देख सकते हो H और O ही मिलेगा और कुछ नहीं,
है हमने दो तत्व, क्योंकि डिफिनीशन हमारी बोलती है कि इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में मिलकर के एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो हमने दो तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लिया और इन दोनों से बोला बेटा सुनो निकलो इधर से, पहले जल्दी से यौगिक बना के आओ। तो ये दोनों निकले और H2O और H2O2 बनाया, मीन्स जल और हाइड्रोजन पराक्साइड बनाया भैया जी, समझ लो। तो इतना तो बिल्कुल दही हो गया कि जब दो तत्व आपस में मिलकर के एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, एक यौगिक नहीं एक से अधिक, तो हमने तो दो यौगिक बना लिए, कोई डाउट, एक नहीं बनाना, एक से अधिक बनाओ चाहे दो ही बनाओ, हाँ तो दो यौगिक बना लिए हमने, ठीक। तो एक तत्व का द्रव्यमान, एक तत्व मतलब हाइड्रोजन, अब द्रव्यमान मतलब भार देखेंगे भैया जी। तो एक तत्व का द्रव्यमान हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, एक होता है, दो हाइड्रोजन है तो दो, ठीक। एक तत्व का द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है। अब दूसरा तत्व क्या है, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16। अब देखो दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16, तो दो ऑक्सीजन का 16 नहीं 32। तो अब देखेंगे बच्चा हम लोग, हाँ, कि इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में मिलकर के एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का द्रव्यमान, समझ रहे हो, एक तत्व का द्रव्यमान ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन का 32, तो एक तत्व का द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है। देखिए निश्चित द्रव्यमान मतलब नियत, इसमें ऊपर वाले यौगिक में 2H2 है, कितना द्रव्यमान 2, इधर नीचे वाले यौगिक में हाइड्रोजन 2 है 2, तो निश्चित द्रव्यमान है कि नहीं इनका। तो देखिए ध्यान से, तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के, तो एक तत्व का द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है, ठीक, और एक दूसरे के सरल अनुपात में होते। तो देखो एक बिल्कुल चीज दिमाग में बैठा लो, हाँ, कि जो तत्व का द्रव्यमान निश्चित होगा उसे सिंपल सा हम लिखा रहने देंगे, कुछ नहीं उसको छेड़छाड़ कुछ नहीं करेंगे, समझ लो। और जो डिफरेंट होगा 16 32 देख रहे हो डिफरेंट है, और हाइड्रोजन देख रहे हो बिल्कुल बराबर है भैया जी, निश्चित है, दो दो है, परंतु 16 32 नहीं है ना, तो इनको बोलेंगे चलो भैया तुम्हारे साथ थोड़ा गेम खेलते हैं, आगे आ जाओ। 16 अनुपात 32 लिया है हमने, 16 करने 16 16 नहीं 32। सरल अनुपात का मतलब होता है भैया जितना काटा हो आपका काट दो, लास्ट में बेचारा ऐसा बचे कि उसको आप काटे ही नहीं सकते। तो 1:2 का हमें क्या मिला, सरल अनुपात मिला, समझ लो कि हमने क्या बोला, इस नियम के अनुसार जब दो तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भेजा कि जा भैया यौगिक बना, तो इन दोनों ने यौगिक बनाया जल और हाइड्रोजन पराक्साइड। तो दो तत्व आपस में मिलकर के एक से अधिक यौगिक बनाती हैं। तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के, तो एक तत्व का द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है और एक दूसरे के सरल अनुपात में होते हैं। तो जो भैया आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, जो जिन तत्वों का निश्चित द्रव्यमान हो उनको बिल्कुल शांत लिखा रहने देंगे, और जो डिफरेंट हो उनको तुरंत बाहर ले आओ और इनके साथ थोड़ा गेम खेलो। है 16 32 ले आए और इनको हमने काट दिया, 16 करने 16 16 दूने 32, तो 1:2 का सरल अनुपात मिल गया हमको भैया, मक्खन दही हो गया। हाँ जी, हाँ एक एग्जांपल और देखते हैं इसमें, क्योंकि अभी आप लोगों को थोड़ा सा होगा है। देखिए इस बार हम लोगों ने दो तत्व कौन कौन से ले लिया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, समझ रहे हो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ले लिया, बोला भैया चलो इस बार तुम जाओ और यौगिक बना के आओ। तो ये लोग गए, इन्होंने बनाया N2O NO N2O3 N2 N3O4, समझ लो। इन लोगों को हमने बोला नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को भेजा, हमने बोला ओए भैया सुनो जल्दी से निकलो यहाँ से और एक से अधिक यौगिक बना के आओगे। बोले क्यों नहीं भैया जी अभी जा रहे यौगिक बना के आ रहे। ये दोनों निकले खूबसूरत से बिल्कुल बार बार काट के हैं निकले। इन्होंने क्या बनाया N2O NO N2O3 N2O4, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही मिल रहा है ना, और कोई तत्व नहीं मिलेगा मेरे भैया। हाँ तो देखिए इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में मिलकर के एक से अधिक यौगिक बनाते, कितने यौगिक बना, 2 3 4, इन्होंने तो बहुत बना डाला यार भैया जी। एक नहीं बनाना, एक से अधिक बनाओ चाहे जितने बनाओ। हाँ तो दो तत्व आपस में मिलकर के एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का द्रव्यमान। चलिए अब भार की बात आती है, मतलब द्रव्यमान है। एक नाइट्रोजन का 14, दो नाइट्रोजन का 28 अनुपाते, एक ऑक्सीजन का 16, एक नाइट्रोजन का 14 अनुपाते एक ऑक्सीजन का 16, इधर N2O2 होगा, समझ लो
N2O NO, हाँ N2O2, समझ रहे हो, 32 होगा भैया। नहीं सही है, वही रहेगा, 16 रहे, ठीक है। अब N2O3, 14 दून 28 अनुपात 3 ऑक्सीजन का 2 ऑक्सीजन का 32, 3 ऑक्सीजन का 48, समझ रहे हो। और देखो N3O4, ठीक, तो 3 नाइट्रोजन का, एक नाइट्रोजन का 14, 2 नाइट्रोजन का 28, 3 नाइट्रोजन का 42 अनुपात 4 ऑक्सीजन का 64, ठीक। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, समझ रहे हो, बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चा लोग, बहुत ध्यान से हम लोग देखेंगे। इतने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को, बताइए। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, अब इसमें हम 2 का गुणा कराएंगे, किसमें, इसी में, करा दीजिए। हमने जब इसमें गुणा कराया 28 अनुपात 16, 28 अनुपात 32, 28 अनुपात 48, ठीक। और ठीक है, इतना काफी है, ठीक, समझ लो, 28 अनुपात 48, ठीक। इधर हमने 2 का गुणा करा दिया, समझ लो, इधर इस वाले में हमने 2 का गुणा करा दिया, 14 दूनाई 28 हो गया, 16 दूनाई 32 हो गया है। अब देखिए भैया जी, अब इतना तो हो गया, अब फिर से देखेंगे भाई, पहले वाले में हमने क्या किया था, जो निश्चित थे जिन तत्वों का द्रव्यमान, उनको सिंपल सामने छिपा के ऐसे रख दिया था। देख रहे हो 28 28 से 28 सिंपल है, बिल्कुल सेम है भैया जी, हाँ, एनी डाउट्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब आगे क्या करेंगे, जो डिफरेंट थे उनको उठा के ले आएंगे, क्योंकि हमारा नियम बोलता है, इस नियम के अनुसार जब 2 तत्व आपस में मिलकर के एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व का द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है, देख रहे हो, निश्चित द्रव्यमान, ठीक। और जो जो डिफरेंट हैं उनको हम बाहर ले आएंगे। कौन कौन से डिफरेंट है, ऑक्सीजन 16 अनुपात 32 अनुपात 48, 16 करने 16, 16 32, 16 48, सिंपल सा मेरे भैया, 1 अनुपात 2 अनुपात 3, ये क्या मिला मेरे भैया, सरल अनुपात है ये। अब तो बिल्कुल दही हो गया होगा, कि अभी भी कोई प्रॉब्लम है, बताइए, मक्खन हो गया, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 का अनुपात आया। अब तो भैया कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कि अभी भी डाउट बैठा है, नहीं हो सकता ऐसा कभी, हाँ जी। अब देखेंगे अगला नियम, जो हमारा आज का लास्ट नियम होगा, स्थिर अनुपात का नियम, ठीक। मजा आ गया ना, तो इसको कॉपी में लिख के चलना है मेरे भैया। स्थिर अनुपात का नियम, समझ लो, स्थिर अनुपात का नियम मीन्स लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोगेशन, ठीक। क्या है स्थिर अनुपात का नियम, मीन्स लॉ ऑफ प्रोपोगेशन, समझ लो भैया। तो देखिए क्या होता है स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम। तो ये बताने से पहले एक जरा बात बता दें आपको, कि आज मन हो रहा थोड़ा एक शायरी मार दें, समझ लो, कि बच्चे भी बोल रहे हैं कि भैया मारते नहीं हो शायरी, सब गुरुजी मारते हैं, आप भी मार दो। हाँ तो चलो दोस्तों, आज एक मोटिवेशनल सी सुना देते हैं, हाँ। तो जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, सफलता भी उन्हें हासिल होती है, ध्यान से सुनना, कि सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, हाँ।
तो ऐसे ही अगर मजा लेना है बच्चा, मजा आए कि नहीं है, कुछ भी आया हो। पर अब चलेंगे पढ़ाई की ओर, ये बहुत हो गया ना। अब देखो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोगेशन है, स्थिर अनुपात का नियम। तो भैया देखो अब इस नियम को किसने दिया, ठीक, तो यह नियम फ्रांस के रसायन शास्त्री, फ्रांस के रसायन शास्त्री जोसेफ फ्राउस्ट, समझ रहे हो, जोसेफ फ्राउस्ट ने सन 1779 ईस्वी में दिया था। सन 1779 ईस्वी में दिया था, समझ रहे हो। यह नियम फ्रांस के रसायन शास्त्री जोसेफ फ्राउस्ट ने सन 1779 ईस्वी में दिया था। क्या दिया था कि इस नियम के अनुसार, समझ लो, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी यौगिक को किसी भी स्थान में किसी भी विधि द्वारा बनाने पर उनके तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव निश्चित होता है। क्या बोला भैया कि इस नियम के अनुसार, मीन्स स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी भी यौगिक को किसी भी स्थान में किसी भी विधि द्वारा बनाने पर उनके तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव नियत रहेगा, मतलब निश्चित रहेगा। क्यों रहेगा वो बताना हमारा काम है। एग्जाम्पल देखिए, ओके। अब मान लीजिए जैसे जल है, ठीक, मीन्स H2O भैया देखो जल है, ठीक, H2O जल का सूत्र होता है। किसी भी स्रोत से हो, मतलब कोई भी नदी का जल हो, चाहे वो जल तुम पाकिस्तान में पियो, चाहे स्विट्जरलैंड में पियो, ध्यान से समझना, चाहे तुम ऑस्ट्रेलिया में जल लो, चाहे इंग्लैंड में पियो, चाहे श्रीलंका का जल पियो, ठीक, जल का सूत्र H2O ही होता है। चाहे जल आप चाहे जिस स्रोत का, चाहे जिस देश में, चाहे जिस महाद्वीप में पियो जाकर, ठीक, जल का सूत्र H2O ही होगा। ओके, अब H2O तो होगा, परंतु आपने बोला इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक को, H2O हमारा यौगिक है, सिंपल सी बात है, किसी भी यौगिक को किसी भी स्थान में, मान लीजिए इस बोर्ड में आज हम कर रहे हैं, हाँ, किसी भी स्थान में किसी भी विधि द्वारा बनाने पर उनके तत्व तो हमको पता है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, आपने पढ़ाया है कि तत्व है जिसमें केवल एक प्रकार के निश्चित परमाणु होते हैं। हाँ, एक प्रकार इसमें H है और ऑक्सीजन है, दो तत्व हैं सर जी इसमें, ठीक। तो किसी भी विधि द्वारा बनाने पर उनके तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात, तत्व हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के सर जी एक होता है, दो हाइड्रोजन दो होगा, ठीक। तत्वों के द्रव्यमान तो भैया H2 का तो द्रव्यमान 2 हो गया, ठीक। अब O का तो सर जी एक, ऑक्सीजन का 16 होता है, समझ लो। तो उनके तत्वों का द्रव्यमान का अनुपात, उनके तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव निश्चित होता है, ठीक। तो 2:16 है, 1:8, 1:8 इनके तत्वों का। अब भैया देखिए, जल आप चाहे जहां का पियो, चाहे पाकिस्तान, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे स्विट्जरलैंड,
जल का सूत्र H2O ही होगा, उनके तत्वों द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 ही होएगा। समझ रहे हो, चाहे जहां का जल पियो जल का सूत्र H2O होगा, तो सिंपल सी बात है उसका अनुपात 1:8 को होगा है। अब जैसे NH3 है, अमोनिया है, किसी भी स्रोत से हो, चाहे वो स्विट्जरलैंड से लाओ, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे पाकिस्तान, कहीं से लाओ, इसका सूत्र NH3 होगा और इनके तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात 1 नाइट्रोजन का 14, 3 हाइड्रोजन का 3, इनके तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात 14:3 ही होएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है भैया, क्योंकि जल आप चाहे जहां से लाओ, चाहे ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, कहीं से, जल का सूत्र H2O ही होगा। हाँ, तो बस सिंपल सी बात है। क्वेश्चन बोल रहा है इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक को किसी भी स्थान में किसी भी विधि द्वारा, किसी भी स्थान का मतलब पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, कहीं भी हो, हाँ, और किसी भी यौगिक, जल ही नहीं, NH3 मतलब अमोनिया भी हो, कुछ भी हो सकता है, हाँ, बनाने पर उनके तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात निश्चित ही रहता है, उतना ही रहेगा। तो बताइए इतना बिल्कुल दही हो गया कि नहीं, मक्खन हो गया? बताइए, क्लियर? क्लियर अगर हो गया है तो कमेंट में मक्खन कर दीजिए भैया। तो आज चर्चा हम लोग यहीं से खत्म करते हैं। तो सभी दोस्तों को जय हिंद दोस्तों, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो में जाने से पहले एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।